गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। एसआई अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री के बंगले में गुजारी रात। भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी करने की मांग पर अड़े। कोर्ट ने सरकार को 15 दिन में नियुक्ति करने के दिए हैं आदेश। गैंगस्टर अमन साहू का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ के कई कारोबारियों से कर चुके हैं वसूली। रेखी कर अवैध लेवी के लिए तैयार किया था ग्राउंड। कई लोगों को गैंग में किया था शामिल। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में पहली गिरफ्तारी। ईडी ने आरोपी माया वारियर को किया गिरफ्तार। 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लिया। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी दूसरी बार बनेंगे सीएम। समारोह में पीएम मोदी, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। साय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। 14 नवंबर से होगी धान खरीदी। दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को मिलेंगी अनुकंपा नियुक्ति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 की अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर गृह मंत्री के बंगले में पूरी रात उन्होंने गुजारी है। उनकी मांग है कि रिजल्ट जारी होने तक वे वापस नहीं लौटेंगे। एक तरफ मामले में लगी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 15 दिन के भीतर और संभव हो तो रिजल्ट और नियुक्ति आदेश जारी करे। तो वहीं बुधवार को ही रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री बंगले वो पहुंचे और साथ ही उन्होंने रात गुजारी है। लेकिन अभ्यर्थी नहीं मान रहे हैं। रिजल्ट जारी करने तक बंगले में ही रुकने की बात पर वो अड़े हैं। दो तस्वीर आप देखिए। अभ्यर्थियों ने जहां गृह मंत्री से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर जब IBC 24 की टीम गृह मंत्री के बंगले पर पहुंची तो वहां पर अभ्यर्थी मौजूद थे, वहां पर अभ्यर्थी नजर आए हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं और अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 2018 के जो परीक्षा रिजल्ट है उसकी मांग को लेकर हालांकि आश्वासन तो उन्हें बार बार दिया ही जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है दिवाली से पहले तो वो दीपावली भी नहीं बनाएंगे। फिलहाल गृह मंत्री ने उनसे मुलाकात की है, उन्हें आश्वासन भी दिया कि दीपावली तक उन्हें जो है रिजल्ट मिल जाएगा, दीपावली के बाद मिल जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ उनका कहना यही है कि जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता वो वहीं पर रहेंगे और वहां से वो बाहर नहीं आएंगे। प्रक्रियाओं में थोड़ा जो समय लग रहा है उसके लिए फिर से हाई कोर्ट से समय मांगा गया है। मैं सोचता हूं कि शुचितापूर्ण, अच्छी, निर्द्वंद, निष्कंटक स्थितियां बने और सब बातें आगे बढ़ें। न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य है। न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य है। तो राजेश मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री के बंगले में अभी वो मौजूद हैं। तो राजेश, एक तरफ जहां आश्वासन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, आप सीधे जाकर अभ्यर्थियों से बात कीजिए, क्या कह रहे हैं आखिर वो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य बता दूं। हम HM बंगले में खड़े हैं और ये मेरे पीछे, ठीक पीछे जो हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने रात यहाँ पर गुजारी है। स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने रात गुजारी थी। बाकायदा गृह मंत्री ने इनके लिए गद्दे की व्यवस्था की थी, यहीं पर इन्होंने रात गुजारी और अभी भी यहाँ पर वो कुछ लोग लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उठ चुके हैं, दैनिक अपने जो क्रिया होता है उसको कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं अभी भी वो सामने एक बेंच है, वहाँ पे भी एक अभ्यर्थी सोए हुए हैं। हालांकि पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। तो कुल मिला के जो इनका तेवर है, उनके तेवर को देखकर ये ऐसा लगता है कि ये अभ्यर्थी अब ठान के आ चुके हैं कि जब तक उनको स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल जाता या कोई तारीख तय नहीं होती तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। और जब हमारी इन लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये भी कहना है कि अगर मान लो मांग पूरी नहीं होती तो वो यहीं पर बैठे रहेंगे। हालांकि एक बार फिर से गृह मंत्री ने इनको आश्वासन दिया है। क्या तय कर लिया आप लोगों ने, जाएंगे नहीं यहाँ से? जी सर, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम मानसिक आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। हम मंत्री जी से निवेदन करते हैं
कोर्ट की जो दोबारा आदेश आया है कल, उसका राज्य सरकार पालन कर हमारा रिजल्ट जारी करे। नहीं, जैसे कल उनसे हमारी बातचीत हुई है, आज भी बातचीत, तो उनका कहना है कि कोर्ट का आदेश सिरोधार है, मगर इसकी जो प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, मांग पूरी होने की बात वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं, और आप बोल रहे हैं कि जब तक अब रिजल्ट मतलब परिणाम घोषित नहीं होगा, कोई निर्णय नहीं लेगा, तब तक। सर मैं तो बोल ही नहीं हूँ, हमें भरोसा नहीं है। हमें तो पूरा भरोसा है राज्य सरकार पे, हमें तो पूरा भरोसा है मंत्री जी पे। हम बस ये मांग कर रहे हैं कोर्ट के आदेश की पालन करें और हमारा रिजल्ट जारी करें। हमें उम्मीद है रिजल्ट जारी होगा, लेकिन हमें ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है अभी राज्य सरकार से, माननीय मंत्री जी से। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजल्ट जारी करें। कुल मिला के बोरिया बिस्तर लेके आप लोग आ गए हैं। जब तक इसमें फाइनल कोई तारीख नहीं तय होती तब तक आप लोग यहीं डटे रहेंगे? जी जी जी, हम रिजल्ट लेकर ही जाएंगे यहाँ से। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सर जितना जल्दी हो सके हमारा रिजल्ट जारी कर दें। बहुत सब कोई विषम परिस्थिति में रुके हुए हैं। कितने लोग हैं? कहाँ से लोग आए? लगभग 200 लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी 33 जिलों से आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अगर चाहे, सरकार के पास सारे तंत्र हैं, चाहेंगे तो 1 घंटे में रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। वैसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जो सरकार उसका समस्या का समाधान नहीं कर पाए। क्या है आने वाले, जैसे आप लोग यहीं पे रुकने की ठान के आए हैं, तो क्या ये संख्या और बढ़ सकती है? क्योंकि आप लोग तो यहाँ हो 900 कुछ लोग हैं आप लोगों के अभ्यर्थी, तो और लोग भी आएंगे यहाँ से, आने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग थोड़े दूर से हैं, दूर दराज इलाके से हैं, तो उनको भी समय लगेगा आने के लिए। हम लोग तो बीच बचाव से आ गए हैं, तो बाकी लोग आने में थोड़ा समय लगेगा। आज भी बहुत लोग आने वाले हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये बताओ, कल गृह मंत्री से बातचीत हुई, कल फिर से क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि दिवाली तक रुकिए करके, दिवाली तक रिजल्ट आ जाएगा ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा ये पहली दफ़ा नहीं है, ऐसा 4 बार बोल चुके हैं, तो हम कैसे भरोसा करें। और रही बात जटिल प्रक्रिया की, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी या मंत्री गृह मंत्री जी हैं, और यदि कहीं रुका जो भी काम है वो उनके एक आदेश से हो सकता है। और मान लो कोई अधिकारी लेट कर रहा है तो उनके पास अथॉरिटी है, वो आदेश दे के उस काम को जल्द से जल्द करवा सकती है। तो चलिए, तो इनका ये कहना है सीधा सीधा कि बार बार केवल आश्वासन मिल रहा है और अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अभी करीब 200 की संख्या में जो अभ्यर्थी वो यहाँ पर हैं, और इनका ये कहना है कि अब वो यहीं डटे रहेंगे, दिवाली भी यहीं मनाएंगे, ऐसा इनका निर्णय है। और इनका कहना है कि प्रदेश के और जो अभ्यर्थी हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुँचेंगे, और अब इनका कहना है कि जब तक तारीख फाइनल नहीं होती तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। जी राजेश, तो क्या अभी तक गृह मंत्री की तरफ से कोई दूसरी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? चूंकि कल तो उन्होंने बात की है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने रात भी गुजार ली है। चूंकि अब मामला और गंभीर होता जा रहा है, अभ्यर्थी भी वहां से हटने को तैयार नहीं है, तो क्या किसी अधिकारी से या फिर सीधे तौर पर कहें तो गृह मंत्री से कुछ और बात निकलकर सामने आई, कुछ और प्रतिक्रिया आई क्या? देखिए, कल देर रात में इस पूरे संबंध में गृह मंत्री से बातचीत हुई है। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, तो अदालत से, हाई कोर्ट से उन्होंने समय मांगा है, दिवाली तक का समय मांगा, और दिवाली तक ये इन अभ्यर्थियों को भी इन्होंने आश्वासन दिया और मीडिया को भी उन्होंने बताया है कि दिवाली तक ये इसका जो इस मामले में कोई ना कोई निर्णय सरकार ले लेगी। उन्होंने हाईकोर्ट से भी अनुरोध किया है कि इस मामले में समय मांगेंगे। तो फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हैं, जो गृह मंत्री जो कह रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल जो है दिवाली तक ये मामला है, इसी तरह बना रहेगा। दिवाली के बाद ही या दिवाली के आसपास ही इसमें कुछ निर्णय हो सकता है। जी बिल्कुल राजेश, तो क्या रुख अख्तियार अब ये अभ्यर्थी करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप वहां पर मौजूद रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इधर साई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। इस साल तकरीबन 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना है। इसके साथ ही दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया है। साथ ही 49 राजनीतिक प्रकरणों को कोर्ट से वापस लिया जाएगा। तो ये अहम फैसले जो साई कैबिनेट की बैठक में कल हुए हैं। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा हेतु जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकंपा हेतु पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। राजधानी में गैंगस्टर अमन साहू से लगातार पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार गैंगस्टर अमन साहू ने बड़ा खुलासा किया है। साल 2021 में कोरबा में कारोबारी की हत्या और रायपुर के शंकर नगर में कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर पर गोलीबारी मामलों में गिरफ्तार शूटर्स ने छत्तीसगढ़ के कारोबारियों और ठेकेदारों की सबसे पहले लिस्ट तैयार की थी। छत्तीसगढ़ में कई लोगों को तभी से अपने गैंग में ये शामिल करना शुरू कर चुके थे। उनके द्वारा ही रेकी कर अवैध लेवी के लिए ग्राउंड तैयार किया गया था। व्हाट्सएप और फेस टाइम कॉल से ही रंगदारी के लिए ये धमकी दिया करते थे। कई कारोबारियों से रंगदारी ये वसूल चुके हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है, कई अलग अलग बैंक खातों में रंगदारी की रकम भी जमा करवाई है। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। अमन साहू को रिमांड में लेकर गंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो अमन साहू को लगातार रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 5 दिनों की रिमांड चुकी मिली है और अमन साहू से जब भी पूछताछ हो रही है, कई नए खुलासे, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। गैंगस्टर ने फिलहाल एक बड़ा खुलासा किया जिसकी जानकारी अभी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अभी भी आज भी क्राइम ब्रांच की टीम और साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ की जाएगी। अलग अलग खातों में लेवी की बात भी सामने आई है। चूंकि ये तीसरा दिन है और लगातार 2 दिन और बाकी है जब पूछताछ होगी, कई अहम और बड़े खुलासे होने की संभावना है। गंज थाना पुलिस मौके पर है, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर है। दोनों ही टीम संयुक्त रूप से लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले पर बुधवार को ईडी ने पहली गिरफ्तारी करते हुए माया वॉरियर को अरेस्ट कर लिया है। माया वॉरियर घोटाले के समय कोरबा जिले में पदस्थ थी। इससे पहले वे दुर्ग में पदस्थ रही हैं। ईडी की विशेष कोर्ट में माया को 7 दिन यानी कि 23 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जाता है कि कोरबा में कलेक्टर रानू साहू की पदस्थापना के दौरान माया वॉरियर का तबादला वहां हुआ। तब से वे करीब 2 साल कोरबा जिले में पदस्थ रही। माया वॉरियर के ऊपर रानू साहू के कार्यकाल में डीएमएफ के फंड के बंदर बांट का आरोप लगा है। माया वॉरियर वर्तमान में नवरायपुर स्थित इंद्रावती भवन स्थित आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग में उपायुक्त के पद पर पदस्थ हैं। तत्कालीन कलेक्टर थी रानू साहू। बहुत सारा फंड जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कमीशन के रूप में लिया है। तो अब जो हमने आवेदन प्रस्तुत किया था उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर जो भी कार्रवाई है वो कल होगी। और साथ ही साथ डीएमएफ के इन्वेस्टिगेशन में हमने माया वॉरियर जो कि इसी ऑफिस से रिलेटेड रही है, उस लेडी को भी कल अरेस्ट किया था। जो कस्टोडियल रिमांड है वो 23 अक्टूबर तक हमें प्रदान की गई है। खबर रायपुर की, जहां जेल में बंद निलंबित महिला आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी आज तक टल गई है। डीएमएफ घोटाले में ईडी ने रानू साहू को कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी की है। इसके लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगाया गया था। बुधवार को रानू को जेल से अदालत लाने के बाद कोर्ट की अनुमति से गिरफ्तारी और रिमांड पर लेने की तैयारी थी, लेकिन रानू साहू को जेल में हाइपरटेंशन की शिकायत के चलते कोर्ट नहीं लाया जा सका। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ पांडे के मुताबिक निलंबित आईएएस रानू साहू कोरबा में साल 2021 और 22 और रायगढ़ में 2023 में कलेक्टर के पद पर पदस्थ थीं। इस दौरान डीएमएफ फंड का जमकर दुरुपयोग और फर्जीवाड़ा होने के इनपुट मिले थे। तत्कालीन कलेक्टर थी रानू साहू। बहुत सारा फंड जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कमीशन के रूप में लिया है। तो अब जो हमने आवेदन प्रस्तुत किया था उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर जो भी कार्रवाई है वो कल होगी। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सूरजपुर कांड पर बीजेपी ने तंज कसा है। आरोपियों की फोटो पोस्ट कर तंज कसा है। भिलाई एमएलए देवेंद्र यादव के साथ 2 प्रमुख आरोपियों का फोटो पोस्ट किया है। खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे 3 यार, बीजेपी ने पोस्ट करके लिखा है। होंगे हर अपराधी जेल में, 0 टॉलरेंस है विष्णु सरकार। तो बीजेपी का यह पोस्ट, और जब से गिरफ्तारी हो रही है डबल मर्डर को लेकर, तब कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं से एंगल निकलकर सामने आ रहा है। चूंकि यहाँ पे जो गिरफ्तारी हुई है
उसके बाद से अब बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब इस पर पोस्ट कर चुकी है। उन्होंने लिखा है कि होंगे हर अपराधी जेल में जब 3 यार एक साथ बैठेंगे। तो राजेश मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। तो राजेश, लगातार अब पहले तो डबल मर्डर हुआ, उसके बाद से अलग अलग एंगल पर जांच की गई, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है कुछ, और अब देखिए बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और जैसा कि आपने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस का लिंक भी नजर आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, जो सूरजपुर कांड के जो 2 प्रमुख आरोपी हैं, उनके साथ उनकी फोटो है। तो इस फोटो को वायरल करते हुए उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया एक्स में कि खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे 3 यार, होंगे हर अपराधी जेल में। मतलब इन्होंने विष्णु सरकार की जो पॉलिसी है उस पर कहा है कि अब हर अपराधी होंगे जेल में, जीरो टॉलरेंस से विष्णु सरकार। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस की संलिप्तता की बात सामने में आ रही है, अब इस मामले में जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, जो फिलहाल कोयले घोटाले के मामले में जेल में हैं, उनके साथ सूरजपुर कांड के 2 आरोपियों की फोटो है और उस फोटो को भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक किया। हम आपको बता दें इस मामले के 2 प्रमुख आरोपी हैं, एक है कुलदीप साहू जो है, जो वो गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा एनएसयूआई का जो जिला अध्यक्ष है चौधरी, उसको ये 2 लोग गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा 5 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस फोटो में 2 प्रमुख आरोपी इस मामले के वो नजर आ रहे हैं देवेंद्र यादव के साथ। तो और इसी फोटो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में इसको वायरल किया और वायरल करते हुए तंज कसा है कि ये तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं और जेल में इनकी महफिल जमेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस के अपराध को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर जो काम कर रही है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। जी चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तस्वीरें भी आपने देखी, हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दे दी। अब आपको बताते हैं कि क्या एक्शन लिया गया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी को हटा दिया गया है। सूरजपुर डबल मर्डर केस में आरोपी बनाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रभारी आकाश चौधरी ने कार्रवाई की है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को हटाने की कॉपी कांग्रेस संगठन महामंत्री को भेजी गई है। तो पहले भी तस्वीर, अभी जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक्शन तो लिया जा रहा है। अब देखिए डबल मर्डर के आरोपी को, यानी कि छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रभारी आकाश चौधरी पर यह कार्रवाई हुई है। उन्हें एनएसयूआई के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। तो इधर कवर्धा के चर्चित लोहारीडीह हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वजह से लोहारीडीह कांड की शुरुआत हुई, यानी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की मौत मामले में अब खुलासा हुआ है कि उसे मारकर लटकाया गया था। यानी शिव प्रसाद साहू की मौत आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि हत्या थी। देखिए रिपोर्ट। लोहारीडीह कांड में बड़ा खुलासा, शिव प्रसाद साहू ने नहीं किया था सुसाइड, आरोपियों ने हत्या कर पेड़ पर लटकाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा। 15 सितंबर को लोहारीडीह निवासी जिस शिव प्रकाश उर्फ कचरू साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी हुई लाश बालाघाट के ग्राम रेलवाही बीजा टोला के जंगल में मिली थी, जिसे मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद खुदकुशी बताया गया था, उसे मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने हत्या करार दिया है और हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मृतक उप सरपंच रघुनाथ साहू का बेटा दिनेश साहू भी शामिल है। 15 सितंबर को शिव प्रसाद की लाश मिलने के बाद ग्रामीणों ने लोहारीडीह के उप सरपंच रघुनाथ के घर पर हमला कर दिया था। किसी तरह परिजन तो बच गए, लेकिन ग्रामीणों ने रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया था। टेकचंद पटेल के द्वारा पहले मृतक को नॉनवेज खाने के बहाने बिरसा क्षेत्र में बुलाया गया और दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल साहू ने मिलकर उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हुए, उसके बाद उन्हीं के गमछे को फाड़कर पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दी, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने प्लान बनाया था कि शिव प्रसाद साहू को छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर मध्य प्रदेश की सीमा में मारा जाए। प्लान के मुताबिक शिव प्रसाद के सबसे करीबी दोस्त टेकचंद पटेल को 10,000 रुपए का लालच दिया गया और पैसों के लालच में टेकचंद ने आरोपियों को शिव प्रसाद की लोकेशन बता दी। 14 सितंबर को टेकचंद के माध्यम से चिकन पार्टी के बहाने शिव प्रसाद को जंगल में बुलाया गया,
जहां दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल हिरवानी ने शिव प्रसाद को डंडे से मारकर अधमरा कर दिया और फिर उसी के गमछे से उसे फांसी पर टांग दिया। दोनों पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश चलती आ रही है। दिनेश साहू, रोमन साहू पे 2 आपराधिक प्रकरण कचरू साहू के परिवार के द्वारा पूर्व से लगाए गए थे और दोनों पक्षों में ज़मीन को लेकर विवाद भी चल रहा था और एक सामाजिक बहिष्कार भी दिनेश साहू का परिवार काफ़ी समय से वहाँ पे झेल रहा था, जिसको लेके वो ताक में थे कि शिव प्रसाद साहू को किस प्रकार अपने रास्ते से हटाया जाए। वारदात पर नए खुलासे के बाद प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार और पुलिस प्रशासन के गाल पर तमाचा है, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि सभी एंगल से जांच हो रही थी और आगे भी जांच जारी रहेगी। गुनहगार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस पूरी तरह से इस घटना को सुसाइड का रंग देने लग। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की जा रही थी, उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया और आज मध्य प्रदेश की पुलिस ने साबित कर दिया है, जो आरोप था उसको साबित हो चुका है अपने आप कि यह जो है सुसाइड का केस नहीं है, ये हत्या का केस है। लेकिन आज ये समझता हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में ये एक ज़बरदस्त तमाचा है। चाहे पहला घटना हो, चाहे दूसरी घटना हो, चाहे तीसरी घटना हो, हर एक विषय पर पूरी संजीदगी से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है। लोहारीडीह कांड कोई एक दिन या एक घटना से जुड़ा नहीं था। आपसी रंजिश और दुश्मनी की कहानी दशकों पहले से लिखी चली आ रही थी। ऐसे में कचरू साहू की मौत पर खुदकुशी की बात फैलाना ही अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर उस आक्रोश में जो कुछ हुआ उसे रोक ना पाना सिस्टम पर सवाल है। हालांकि इन आरोपों के बीच एक सच ये भी है कि उस दिन पुलिस ना होती तो कई और लोगों की जान जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए इसी के साथ आपको मौसम का अपडेट भी दे देते हैं। पेंड्रा से खबर है, कोहरे के साथ गुलाबी ठंड ने यहां दस्तक दे दी है। जिले में घना कोहरा छाया है। तस्वीरें आप देखिए, घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तापमान में गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है। तो गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और ये तस्वीर भी है पेंड्रा की, जहां पर अब विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हर तरफ कोहरा छाया हुआ है।